नमस्कार साथियों, मैं वीक आपसे विभागीय अध्यापकों में अध्यापिकाओं का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूपी डिलेट पाठशाला में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर विज्ञान विषय के 2024 के प्रश्न पत्र को। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को इस चैनल के अलावा कहीं भी आपको इतनी सरल और सटीक शब्दों में क्वेश्चंस की परिभाषा नहीं मिलेगी। इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, यदि लास्ट में आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2024 के प्रश्नों से। क्वेश्चन हमारा निम्न में से सत्य फल का उदाहरण है: काजू, सेब, आम, अनानास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा आम। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि दही से मक्खन पृथक करने की विधि है, तो कौन सी है? ऊर्ध्वपातन, बाष्पन, निष्कर्षण या फिर अपकेंद्रण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा अपकेंद्रण। अपकेंद्रण विधि के माध्यम से दही से मक्खन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पौधे की कलम लगाना एक प्रकार का जनन है, तो कैसा जनन है? अलैंगिक जनन है, लैंगिक जनन है, अनिषेचित जनन है या फिर कायिक जनन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा अलैंगिक जनन। पौधों की कलम लगाना एक प्रकार का हमारा जनन है, तो कैसा जनन है? अलैंगिक जनन है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गति के नियम के प्रतिपादक कौन है? न्यूटन, आइंस्टीन, कोपर्निकस, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, न्यूटन क्या है? गति के नियम का प्रतिपादक है। इन्होंने 3 नियम दिए थे। प्रथम नियम जिसे हम जड़त्व के नियम से जानते हैं, द्वितीय नियम जिसे हम रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से जानते हैं, और तीसरा जो नियम हमारा क्रिया प्रतिक्रिया के नियम है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातक नहीं है? नौसादर, आयोडीन, कपूर, नमक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा नमक। नमक हमारा क्या है? नमक हमारा ऊर्ध्वपातक नहीं है। ऊर्ध्वपातक क्या होता है? ऐसे ठोस पदार्थ जिनको गर्म करने पर द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं, ऊर्ध्वपातक कहलाते हैं। ठीक है, नौसादर, आयोडीन, कपूर, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? ऊर्ध्वपातक। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा कि हरे पौधों को सपोषी एवं जंतुओं को परपोषी क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर है हरे पौधों को सपोषी एवं जंतुओं को परपोषी इसलिए कहा जाता है क्योंकि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि जंतु दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि जंतु क्या हो गए? पेड़ पौधों पर निर्भर हो गए, कीट मकोड़ों पे हो गए। ठीक है, इसी तरीके से क्या है? जंतु दूसरों पर निर्भर रहते हैं। सपोषी क्या होता है? जो स्वयं के ऊपर निर्भर हो, और परपोषी क्या होता है? दूसरे पर, मतलब दूसरा, कि दूसरे के ऊपर निर्भर हो, परपोषी कहलाते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को कि जड़त्व का नियम क्या है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जड़त्व का नियम किसे कहते हैं। तो न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। उनके प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है। ठीक है, जिसमें कोई वस्तु तब तक अपनी साम्य स्थिति में रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए क्या है? एक पत्थर है। पत्थर तब तक अपनी विरामावस्था में ही रहेगा जब तक कि आप उस पर कोई बल नहीं लगाएंगे। ठीक है, यही जड़त्व का नियम है। अगला प्रश्न है कि आसवन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि आसवन से आप क्या समझते हैं। तो आसवन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिश्रण को उनके क्वथनांकों के अंतर का उपयोग करके अलग किया जाता है। क्या है? कि पदार्थों के मिश्रण को उनके क्वथनांकों के अंतर, बॉइलिंग पॉइंट के अंतर का उपयोग करके अलग किया जाता है। यह प्रक्रिया बाष्पीकरण और संघनन के माध्यम से घटकों को अलग करती है। ठीक है, क्या है कि आसवन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिश्रण को उनके क्वथनांकों के अंतर का उपयोग करके
अलग किया जाता है। यह प्रक्रिया बाष्पीकरण और संघनन के माध्यम से घटकों को अलग करती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देख चलते हम लोग। क्या है कि घर्षण बल क्या होता है? जब दो सतहें आपस में रगड़ती हैं, ठीक है, तो एक बल उत्पन्न होता है। जाहिर सी बात है, जब कोई दो चीज़ आपस में रगड़ेंगी तो उसमें एक बल उत्पन्न होगा जो गति का विरोध करता है। इसे घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, और घर्षण बल को कम करने के लिए हमें क्या उपयोग करना होता है? स्नेहक तेल वगैरह का यूज करना पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है बिना द्रव अवस्था में बदले। ठीक है, जैसे कि आयोडीन है गया। ठीक है, तो ये क्या है? कपूर हो गया। जब भी आप इसको गर्म करेंगे, ठीक है, तो ये द्रव अवस्था में नहीं बदलेगा, सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है। और कपूर क्या है? एक ठोस पदार्थ है हमारा। ठीक है, इसका ये एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनुकूलन को परिभाषित कीजिए। तो अनुकूलन क्या है? जब कोई जीव अपने वातावरण के अनुसार अपने शरीर या व्यवहार में बदलाव करता है तो उसे अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, जब कोई जीव अपने वातावरण के अनुसार अपने शरीर या व्यवहार में बदलाव करता है तो उसे क्या बोलते हैं? अनुकूलन बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप 12वीं कक्षा में पढ़ने गए होंगे कॉलेज में, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक यूनिफॉर्म होती है। सभी छात्रों की क्या होती है? एक यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, और आप वहाँ पे गए तो आपको क्या यूनिफॉर्म में ही रहना पड़ेगा। तो आपने अपने आप में क्या चेंजमेंट किया कि जो कॉलेज की यूनिफॉर्म थी उसमें अपने आपको ढलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अनुकूलन। अगला प्रश्न है, वो भी लघु उत्तरीय प्रश्न है हमारा, जो कि 2 नंबर का होता है। ठीक है, एक सरल पत्ती का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो नामांकित चित्र बनाएंगे उससे पहले हम जान लेते हैं कि सरल पत्ती क्या होती है। तो सरल पत्ती एक ऐसी पत्ती होती है जिसका पर्णफलक विभाजित नहीं होता है। ठीक है, पर्णफलक कौन सा होता है? ये पर्णफलक होता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या होता है? पर्णफलक होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? सरल पत्ती में विभाजित नहीं होता है, यानी वो छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ नहीं होता है। भले ही उसमें किनारों पर कुछ कट्स विभाजन हो, लेकिन ये विभाजन मध्य सिराओं तक नहीं पहुँचते हैं। जैसे कि क्या है, इसके जो पर्णफलक होते हैं ना, मध्य सिराओं तक नहीं विभाजित हुए होते हैं। ठीक है, सरल पत्तियों के उदाहरण में आम, पीपल, अमरूद की पत्तियां। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि संयुक्त पत्ती और सरल पत्ती में क्या डिफरेंस है। तो हमने एक ऐसा ग्राफ लिया है जिसमें दोनों पत्तियां ठीक एक साथ हैं। तो सरल पत्तियों में क्या होता है कि इसमें एक ही पर्णफलक होता है, लेकिन संयुक्त पत्ती में क्या होता है? विभिन्न भिन्न इसके पर्णफलक होते हैं। ठीक है, जैसे एक ये पर्णफलक है, एक ये पर्णफलक है, एक ये पर्णफलक है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे पर्णफलक हैं, यही इसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, इसमें इसके जो मुख्य भाग होते हैं हम इसको भी देख लेते हैं। पर्णवृंत हो गया, पर्णफलक हो गया, मध्य सिरा हो गया और सिराएं हो गया। ठीक है, ये उसके मुख्य भाग है। आपसे 1 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, कि पत्ती के मुख्य भाग लिखिए, तो आप लिखेंगे पर्णवृंत, पर्णफलक, मध्य सिरा, सिराएं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बल को परिभाषित करते हुए उसके प्रकारों के नाम लिखिए। तो बल वह कारण है जिसकी किसी वस्तु की गति या आकार में परिवर्तन किया जाता है। यानी बल वह कारण है जिसके माध्यम से या जिसकी सहायता से किसी भी वस्तु या की गति या स्थिति में परिवर्तन किया जा सकता है। बल के प्रकार कौन कौन से? संपर्क बल, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल। चुंबकीय बल में क्या होता है कि जैसे बालू और लोहे का छीलन है, जब भी आप चुंबक को उसके पास में ले जाएंगे तो जितने भी लोहे के कण होंगे ना, वो चुंबक में चपक जाएंगे। ठीक है, तो चुंबकीय बल हो गया। घर्षण बल क्या अभी हमने बताया था कि जब दो सतह आपस में रगड़ती हैं तो उसके मध्य में एक बल उत्पन्न होता है जो कि गति की दिशा का विरोध करता है, घर्षण बल कहलाता है। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि पृथ्वी में आकर्षण शक्ति बहुत अधिक होती है, जो भी चीज़ ऊपर से गिरती है पृथ्वी उसको
उतनी ही तेज़ी से अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, जैसे कि कोई फल गिरता है पेड़ से तो पृथ्वी पर गिरता है तो किस बल के कारण गिरता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है। ठीक है, और संपर्क बल हो गया, कांटेक्ट फोर्स हो गया। ठीक है, संपर्क बल में क्या होता है, जब दो वस्तुएं आपस में क्या होता है, उनका संपर्क होता है, तभी संपर्क बल होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि ध्वनि स्रोत एवं गति में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ध्वनि क्या होती है, कंपन से उत्पन्न होने वाली तरंग जिसे हम सुन सकते हैं, यानी कंपन से उत्पन्न होने वाली तरंग जिसे हम सुन सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं। स्रोत क्या होता है, वह वस्तु जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे घंटी, तो घंटी क्या है, स्रोत है। ठीक है, और घंटी को जब भी हम बजाते हैं तो उसमें क्या तरंगे उत्पन्न होती हैं जिसे हम सुन सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं। ठीक है, गति क्या होता है, किसी वस्तु की स्थान परिवर्तन की प्रक्रिया। गति क्या है, किसी वस्तु के स्थान परिवर्तन की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं। और स्रोत क्या होता है, वह वस्तु जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसे कि घंटी हो गया, साउंड हो गया। ठीक है, और ध्वनि क्या होती है, कंपन से उत्पन्न होने वाली तरंग जिसे हम सुन सकते हैं। ठीक है, ध्वनि हो गई। अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग कि स्वपरागण तथा परपरागण में क्या अंतर है। स्वपरागण, जब परागकण एक ही फूल के अंडाशय पे गिरते हैं। स्वपरागण में क्या होता है, जब परागकण एक ही फूल के अंडाशय पे गिरते हैं तो स्वपरागण कहलाता है। परपरागण में क्या होता है, जब परागकण किसी दूसरे फूल के अंडाशय पे गिरते हैं। स्वपरागण की जो प्रक्रिया होती है वो एक ही फूल में होती है। ठीक है, उसी में नर जनन होते हैं और मादा जनन भी होते हैं। जबकि परपरागण में क्या होता है, एक फूल के कण दूसरे फूल पर हवा के माध्यम से भी जा सकते हैं, जल के माध्यम से भी जा सकते हैं और ह्यूमन के भी माध्यम से जा सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, परपरागण होता है। ठीक है, मुख्य अंतर इसमें क्या है कि स्वपरागण एक ही पौधे में होता है, परपरागण दो अलग अलग पौधों के बीच में होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 है कि मिश्रण को परिभाषित करते हुए इसके गुणों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो मिश्रण की परिभाषा क्या है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो उसे मिश्रण कहते हैं। यानी इसमें जो पदार्थों को मिलाने का जो अनुपात होता है वो अनिश्चित होता है। ठीक है, निश्चित नहीं होता। और जो यौगिक होता है उसमें क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक बनता है। ठीक है, तो मिश्रण के कुछ गुण हैं, इसके घटक अपने अपने गुणों को बनाए रखते हैं। ठीक है, यानी इसके जो भी गुण पदार्थ होते हैं उनके अपने अपने गुण होते हैं। ठीक है, घटकों को आसानी से अलग किया जा सकता है, मिश्रण है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसके जो घटकों को आसानी से अलग किया जा सकता है। मिश्रण में निश्चित अनुपात नहीं होता है, वो तुम पहले ही देख चुके हैं। और इसमें शुद्ध पदार्थों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से हम क्या शुद्ध पदार्थों को भी प्राप्त कर सकते हैं। अगले प्रश्न संख्या हमारी की घूर्णन गति किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। जब कोई वस्तु किसी धुरी के चारों ओर घूमती है या फिर अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उस गति को घूर्णन गति कहते हैं। जैसे कि क्या हो गया, लट्टू का नाचना, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना और पंखे का घूमना, ये क्या है, घूर्णन गति है। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 है कि मुकुलन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो मुकुलन एक ऐसी अलैंगिक जनन प्रक्रिया है जिसमें एक नया पौधा पुराने पौधे की कलम या शाखा से उगता है, जैसे कि गुलाब और गुड़हल। आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप छोटे थे तो आप क्या करते थे, स्कूल से गुलाब की डंग लाते थे और अपने घरों में गाड़ देते थे उसको। कुछ दिनों बाद क्या होता था कि वो डंग थी वो चलने लगती थी। ठीक है, यानी उसमें पत्तियां आने लगती थी। तो ये क्या है, मुकुलन है। आप डंग लाए, आपने उसकी लगा दिया, ठीक है, और वो उगाती थी, तो ये क्या है, मुकुलन है। तो दोस्तों, यदि आप सभी को हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ यदि आप हमारे इस वीडियो की PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।